Friends, now we are going to discuss one of the very important topic under the Hindu law, that is the divorce under Hindu law. I mean to say about the Hindu Marriage Act 1955. विवाह विच्छेद का जो प्रावधान है मुस्लिम लॉ में, प्राचीन मुस्लिम लॉ से ही चलता आ रहा है, लेकिन हिंदू लॉ में जनरली ये कहा जाता था कि विवाह जो है वो जन्म जन्मांतर का संबंध है, 7 जन्मों का संबंध है, पति को परमेश्वर का स्थान मिला हुआ है। ऐसा कहा जाता था कि जब एक पुरुष जब तक पूर्ण पुरुष नहीं बनता है, जब तक कि वो पिता ना बन जाए, एक स्त्री जब तक पूर्ण स्त्री नहीं बनती है, जब तक कि वो माता ना बन जाए। अतः विवाह जो है एक सेक्रेड और रिलीजियस एक्ट माना गया था जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। अतः हिंदू विधि में विवाह जो है वो एक संस्कार था। अतः 1955 से पहले विवाह को तोड़ने जैसी संकल्पना हमारे हिंदू विधि में देखने को नहीं मिलती है। 1955 में जब ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को बनाया जा रहा था, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा इस पर विवाद हुआ कि क्या डाइवोर्स को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाए, क्योंकि 2-3 चीज़ें वहाँ पर प्रचलन में थी। कुछ ऐसे डिसीजेस थे जैसे कि कम्युनिकेबल डिसीज हुआ या लेप्रोसी हुआ, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, पति का लापता होना या पति का अनसाउंड माइंड होना, जिसके आधार पर उदारवादियों का यह मत था कि विवाह को कुछ कतिपय परिस्थितियों में तोड़े जाने का प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। अतः हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 13 के अंतर्गत विवाह को तोड़ने का प्रावधान बनाया गया है, यानी कि एक हिंदू विवाह को 1955 के बाद तोड़ा जा सकता है। इस अधिनियम को देखें तो इसमें 4 और 5 ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे सेक्शन 13A में 9 ग्राउंड्स बताए गए थे, जिसके आधार पर ये ग्राउंड जो है वो फॉल्ट थ्योरी पर आधारित थे, यानी कि एक पक्षकार फॉल्ट करेगा और दूसरे पक्षकार को उस फॉल्ट का लाभ दिलाकर उसे डाइवोर्स का पिटीशन दायर करने के लिए अनुमति दी जाएगी। 4 स्पेशल ग्राउंड्स जो है विच इज अवेलेबल ओनली फॉर द वाइफ, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2। उसके अतिरिक्त सेक्शन 13(1)A के अंतर्गत कुछ 2 ऐसी परिस्थितियां बताई गई है, जुडिशियल सेपरेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, जिसके होने पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है। सेक्शन 13B 1976 में जोड़ा गया था, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर विवाह को तोड़ने का प्रावधान बनाया गया है। और एक अभी इस पर विवाद चल रहा है कि क्या अगर विवाह मृत प्राय हो जाए, यानी विवाह ब्रेक हो जाए, इरिटेबल ब्रेकडाउन अगर हो जाए, तो क्या विवाह को तोड़ा जा सकता है। हालांकि अभी ये मूर्त रूप धारण नहीं किया गया, यानी कि अधिनियम में इस ग्राउंड को अभी साकार रूप नहीं दिया गया है। आइए अब 1 by 1 हम सारे ग्राउंड्स को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम 13A और 13B को इस वीडियो में हम लोग समाहित करने का प्रयास करेंगे। सेक्शन 13A में 9 ग्राउंड है। When the Hindu Marriage Act in 1955 was enacted, at that time there were 9 grounds which were available for both the party. I mean to say, husband and wife both are entitled to take divorce from each other with the following grounds. सबसे पहला है adultery. Adultery, for your kind information, it is also a criminal offence. इंडियन पेनल कोड में भी एडल्ट्री को अपराध माना गया है, लेकिन उस अपराध में महिलाओं को दंडित नहीं किया सकता है। सिर्फ तीसरे पक्षकार जिसने महिला के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया उसे ही पनिश करने का प्रावधान है। जबकि एडल्ट्री को भारतीय पारित विधि के अंतर्गत एक बहुत ही विशेष ग्राउंड आधार बनाया गया है। एडल्ट्री का तात्पर्य है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज वन पार्टी ऑफ द मैरिज हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी थर्ड पार्टी अपार्ट फ्रॉम द स्पाउस, इट इज ए ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स और इट इज ए एक्ट ऑफ द क्रूरटी। यानी विवाह के दौरान इस वर्ड से स्पष्ट है कि एडल्ट्री का अपराध हमेशा विवाह के दौरान ही किया जाता है। कोई अविवाहित व्यक्ति या कोई डाइवोर्सी व्यक्ति एडल्ट्री का अपराध नहीं कर सकता है। यानी कि विवाह के दौरान विवाह का कोई एक पक्षकार दूसरे के पक्षकार के अतिरिक्त किसी तीसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। यानी कि एडल्ट्री के अपराध के लिए पहला होना चाहिए वैध विवाह होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूर किया गया हो, क्योंकि अगर शारीरिक संबंध नहीं है, सिर्फ उठने बैठने घूमने फिरने पिक्चर देखने और रेस्टोरेंट में जाने से ही एडल्ट्री प्रूव नहीं हो जाता है। तीसरा ग्राउंड्स है कि
ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया गया है, ये दूसरे पक्षकार के कंसेंट्स के बगैर बनाई गई है, और ये अगर ये सारे इंग्रेडिएंट प्रूफ हो जाते हैं तो ये अपराध जो है वो एडल्ट्री का माना जाएगा। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 1976 में इस एडल्ट्री के ग्राउंड में किया गया था, वो ये था कि 1976 से पहले जब अगर पक्षकार जिस वक्त पिटीशन दायर कर रहा था उस वक्त तक इस अपराध को जारी रखना जरूरी था। 1976 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है, और अब कहा था मेयर वन अटेम्प्ट ऑफ एडल्ट्री इज सफिशिएंट टू टेक डाइवोर्स फ्रॉम द अदर स्पाउस। लेकिन याद रखिएगा, एडल्ट्री का अपराध हमेशा और हमेशा विवाह के बाद होना चाहिए। विवाह के पहले अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए था तो वो अपराध नहीं होगा। विवाह के बाद अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तभी ये एडल्ट्री का अपराध बनेगा। दूसरा ग्राउंड देखें तो क्रूरटी है। क्रूरटी भी दो प्रकार की हो सकती है, फिजिकल क्रूरटी और मेंटल क्रूरटी। एज फार द फिजिकल क्रूरटी इज कंसर्न, इज वेरी इजी फॉर द अदर पार्टी टू नो दैट वेदर इट इज एक्ट ऑफ द फिजिकल क्रूरटी। फिजिकल क्रूरटी में ज़्यादातर मारपीट या चोट पहुंचाना या हाथ पैर तोड़ना, मुंह तोड़ना, इस तरह के अगर एक पक्षकार दूसरे के प्रति शारीरिक रूप से हिंसा करता है तब ये केस बनता था मेंटल फिजिकल क्रूरटी का। लेकिन इसमें 1976 में एक बदलाव किया गया, और बदलाव के बाद अब यह है कि सिर्फ शारीरिक क्रूरटी ही क्रूरटी के अंतर्गत नहीं आएगी, बल्कि मानसिक क्रूरटी भी। अगर इस केस को देखें, रसेल वर्सेस रसेल के केस में इंग्लैंड के समाज में कहा गया है कि मात्र अगर दूसरे पक्षकार के कृत्यों से अगले पक्षकार के मन में युक्त आशंका उत्पन्न हो रही है कि उसका लाइफ, लिम और हेल्थ को यानी बॉडी को खतरा पहुंच रहा है या उसकी युक्त आशंका भी है, तो भी ये केस बनेगा मेंटल क्रूरटी का। 1975 में एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय समाज में आया, वो था केस नारायण दासरने वर्सेस सुचिता दास्ताने का, जिसमें कि पति जो है वो पत्नी के आए दिन के तानों, आए दिन के धमकियों से, आए दिन के जान से मारने के प्रयासों से इतना ज़्यादा दुखी था कि वो न्यायालय में मेंटल क्रूरटी के आधार पर मुकदमा दायर किया, और कोर्ट ने पहली बार माना कि फिजिकल क्रूरटी के अतिरिक्त मेंटल क्रूरटी भी ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स का। 2006 में एक सुमेर घोष वर्सेस जया घोष के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरटी को और भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर देते हुए कहा कि तमाम उन्होंने इस केस में इलस्ट्रेशन बताए जिसके आधार पर क्रूरटी का वाद दाखिल किया जा सकता है। अगर आज के परिस्थितियों में क्रूरटी को देखें तो जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में काफ़ी ज़्यादा विशिष्ट आयाम जोड़े गए हैं, उसी तरह से क्रूरटी में भी, मेंटल क्रूरटी में भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तमाम डिफरेंट केसेस में, जैसे बी भगत वर्सेस बी भगत के बाद में उन्होंने मस्तिष्क में युक्त आशंका के आधार पर भी मेंटल क्रूरटी का वाद माना। श्रीकांत रंगाचार्य वर्सेस श्रीमती अनुराधा के केस में माना कि अगर एक पक्षकार दूसरे को लैंगिक सेक्सुअल रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो भी केस मेंटल क्रूरटी का बनेगा। एक और केस में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स से इनकार करता है करने से तो भी ये केस मेंटल क्रूरटी का करेगा। यानी एक और केस में कहा गया कि अगर एक्सेसिव सेक्स की मांग करता है तो भी ये मेंटल क्रूरटी का आधार बनेगा। पत्नी के द्वारा पति के झूठे मुकदमे को फंसाने, जो कि श्रीकेश शर्मा वर्सेस सरोज शर्मा के बाद में कहा गया कि अगर पति को झूठे मुकदमे को फंसाने की धमकी देती है, ये भी केस बनेगा मेंटल क्रूरटी का। वार्ड वर्सेस वार्ड के बाद में इंग्लैंड के समाज में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पक्षकार और कोई विवाह का दौरान अगर कोई अपने आप को एबॉर्शन करा लेता है या दूसरे पक्षकार की सहमति के बगैर अपने आप को ऐसा स्थिति में कर लेता है कि वो बच्चा पैदा न कर पाए, तो ऐसी स्थिति में केस मेंटल क्रूरटी का आधार बनेगा। पत्नी के ऊपर पति के द्वारा एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाना भी मेंटल क्रूरटी का आधार बन सकता है, या लगातार काफ़ी दिनों तक पृथक रहना भी मेंटल क्रूरटी का आधार बन सकता है। तो ये तमाम नए आधार जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न वादों के माध्यम से जोड़े हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट की क्रूरटी जो है वो तमाम केसेस में कहा गया कि ये डिपेंड करता है कि
पक्षकारों की पक्षकारों के पृष्ठभूमि भूमि, उसके व्यक्तिगत संबंधों, समाज में उसकी आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक स्थिति पर भी कुरीति का मामला अटेंड करता है। एक स्लम में बस्ती वाला रहने वाला आदमी रोज दारू पी के मारपीट करता है, पत्नी रोज पीटती है, पति रोज, फिर दोनों में सुलह हो जाती है, सुबह मामला शांत हो जाता है, ये कुरीति का आधार नहीं बन सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़े फैमिली का व्यक्ति हो, कोई सीईओ हो, कोई आईएएस हो, अगर एक भी स्लिप मार दिया, ये भी कुरीति का आधार बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं और पार्टी के हालात कैसे हैं, उस आधार पर कुरीति का केस जो है, केस दर केस वो डिसाइड किया जाता है। तीसरा है डिजर्शन। डिजर्शन भी काफी महत्वपूर्ण ग्राउंड्स है डाइवोर्स का। डिजर्शन का मतलब होता है, जैसे अगर सेना में देखा जाए कि जब भी कभी सैनिक को युद्ध के मैदान में भेजा जाता है तो उसका कोई दायित्व होता है कि वो सरहद पर जाके दुश्मनों से देश की रक्षा करे। कभी कभी कोई सैनिक अपनी जान बचाकर भागता है और या डर के मारे सरहद पर नहीं जाता है तो सेना वाले उसे भगोड़ा घोषित करते हैं, यानी डिजर्टेड घोषित करते हैं। ठीक उसी तरह से फैमिली लॉ में भी अगर विवाह का कोई एक पक्षकार दूसरे के साथ दाम्पत्य जीवन जीने से इनकार कर देता है तो ये केस बनेगा डिजर्शन का। यानी कि डिजर्शन का मतलब होता है एक ने दूसरे का परित्याग कर दिया है। Dear student, you should always keep in your mind very clear that all the ground which is enumerated under section 13 sub clause 1 ये उसी पक्षकार को मिलेगा जो निर्दोष होगा। यानी कि ये फॉल्ट थ्योरी पर आधारित है कि एक पक्षकार फॉल्ट करेगा और दूसरे को उसका लाभ दिया जाएगा। तो जहां तक डिजर्शन का बात है, ये भी दो प्रकार से हो सकता है। एक्चुअल डिजर्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्टेड डिजर्शन हो सकता है। एक्चुअल डिजर्शन का मतलब होता है कि अगर आप आंखों से दिख रहा है कि दोनों साथ साथ एक छत के नीचे नहीं रह रहे हैं, वर्षों से दोनों अलग रह रहे हैं, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहता है कि फलाने ने फलाने को छोड़ दिया है, तो छोड़ने वाले शब्द को सारे केसेस जो है वो एक्चुअल डिजर्शन के केसेस बनेंगे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि एक ने मनोस्थिति, यानी कि एक्टस है प्लस मेंसरिया है, मेंसरिया में दूसरे से साथ में रहने को, अपने आप को इनकार कर देना, यानी कि उसने मन बना लिया है कि अब दूसरे पक्षकार के साथ उसको नहीं रहना है, तो उसे, यानी कि एक्चुअल डिजर्शन और कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन दोनों मिलके ही डिजर्शन का ग्राउंड बनता है। लेकिन यहाँ पर 1-2 महीने, 4 महीने, साल भर से छोड़ने को ये आधार नहीं बनेगा डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब है लगातार, कंटिन्यूसली 2 years, विच यहाँ पर 2 सालों का लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने खींची है कि लगातार 2 सालों तक अगर एक पक्षकार ने दूसरे को त्याग दिया है तो फिर ये ग्राउंड बनेगा डिजर्शन का। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक पक्षकार को दूसरे को त्याग करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड है। जैसे कि मान लीजिए कि लड़की, माँ बाप की अकेली लड़की है, उसके माँ बाप को कैंसर हो गया है या कोई गंभीर डिसीज हो गया जिसकी वजह से वो अपने मायके में रह के अपने माँ बाप की सेवा कर रही है और 2-3 साल तक वहीं पर रहती है, ये ग्राउंड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है अपने माँ बाप की देखरेख करना, ये रीजनेबल ग्राउंड में आएगा। तो नेक्स्ट ग्राउंड है कन्वर्जन। कन्वर्जन जो का तात्पर्य है, जैसे कि सभी को मालूम है कि कोई भी पर्सनल लॉ में मैरिज तभी होता है जब दोनों ही एक ही धर्म के फॉलोअर हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, हिंदू विधि के अंतर्गत शादी करता है, तो जरूरी है कि अपने लाइफ टाइम में वो हिंदू बना रहे। जैसे ही कोई व्यक्ति हिंदू से नॉन हिंदू बनता है, यानी कन्वर्जन कर लेता है, वैसे ही हिंदू विधि के अंतर्गत जो वो विवाह संपादित किया है वो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सरदार मुगदल के केस में कहा गया था कि अगर पक्षकार कन्वर्जन इसलिए करता है कि वो अपनी शादी से डिसॉल्व करा सके, ऐसी स्थिति में कन्वर्जन जो है वैलिड नहीं माना जाएगा और विवाह तोड़ा नहीं जाएगा। यानी कन्वर्जन हमेशा इस बात के लिए किया जाना चाहिए कि वो दूसरे धर्म के प्रति उसकी आस्था है, न कि कन्वर्जन के आड़ में कोई और कार्य वो करे, यानी कि कोई और लाभ पहुंचाने के कार्य करे। नेक्स्ट है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज जो है, एट द टाइम द मैरिज अगर पार्टी अनसाउंड माइंड से सफरिंग कर रहा है तो मैरिज वाइडेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ जो ग्राउंड है वो आफ्टर द मैरिज, यानी विवाह के दौरान, विवाह के बाद अगर कोई पक्षकार साउंड माइंड का नहीं रह जाता है तो दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि वो चाहे तो विवाह को डिसॉल्व करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह पैरामीटर ये है कि क्या दूसरे पक्षकार इस स्थिति में नहीं है कि वो अगले के साथ जीवन व्यतीत कर पाए। मेडिकल सर्टिफिकेट या, क्योंकि हर
व्यक्ति के पागलपन की जो डिग्री है वो अलग अलग होती है। तो डिपेंड करेगा कि क्या उसके मन में युक्तियुक्त आशंका है कि अगले के साथ वो जीवन यापन न करता है, तो ये केस बनेगा अनसोलनेस ऑफ माइंड का। दो और हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दो ग्राउंड और जोड़े गए थे, लिप्रोसी और वेनल डिसीज। लिप्रोसी में ये कहा गया कि ये बहुत बड़ा 1955 में जब ये एक्ट बना उस वक्त लिप्रोसी जो है भारत में बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, कोड़ इसे कहा जाता था, और ये कंटेजियस डिसीज था। किसी के होने से उसके अंग को गलने लगता था और बाद में उस आदमी की बहुत ही भयानक तरीके से मृत्यु होती थी। ये कंटेजियस डिसीज है। कंटेजियस का मतलब त्वचा में साथ में आने से फैलता था। लेकिन यहाँ पर हर लिप्रोसी का आधार नहीं बनाया गया था। लिप्रोसी होने के लिए दो मापदंड थे। वो है क्या, लिप्रोसी वायरुलेंट फॉर्म में आ गया है और दूसरा है इनक्योरेबल है। यानी कि लिप्रोसी ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरह से शरीर में उग्र रूप धारण कर लिया है, और दूसरा साथ ही है और है, यहाँ एंड जोड़ा गया है, यानी कि उग्र रूप ही नहीं होना चाहिए, प्लस डॉक्टरों ने कह दिया हो कि अब ये इनक्योरेबल है, ये ठीक नहीं हो सकता है। दोनों मिला के ये लिप्रोसी का ग्राउंड बनेगा। यानी कि एक सिम्टम लिप्रोसी का डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं हो सकता था। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के आधार पर के बाद अब इस आधार को हिंदू विवाह अधिनियम से हटा दिया गया है, क्योंकि लिप्रोसी अब इनक्योरेबल नहीं रह गया है, न ही वायरुलेंट रह गया है। डॉक्टर का कहना है कि ये अब क्योरेबल डिसीज है, अतः इसे ग्राउंड को हटा दिया गया है। यहाँ पर 7वां ग्राउंड है, ये वेनल डिसीज का मतलब है कम्युनिकेबल, यानी सेक्सुअल डिसीज होता है। जैसे मेडिकल साइंस ये कहता है कि कुछ ऐसे मेडिकल डिसीज है जैसे कि गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, ये ऐसे डिसीज होते हैं जो सेक्स के द्वारा दूसरे पक्षकार में जाते हैं। क्योंकि विवाह के बाद सेक्स एक आवश्यक अंग होता है, अतः अगर कोई एक पक्षकार वेनल डिसीज से सफरिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर पैमाना ये होगा कि वो जो डिसीज है वो कम्युनिकेबल हो। एड्स रहना मात्र से ही कोई पक्षकार को विवाह के विच्छेद की डिग्री नहीं मिल पाएगी अगर ये साबित नहीं होता है कि वो कम्युनिकेबल ना हो। या तो यहाँ पर ये आधार है कम्युनिकेबल है। दूसरा नेक्स्ट ग्राउंड है रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का परित्याग। यानी विवाह का एक पक्षकार साधु बन गया है, सन्यासी बन गया है, सिर्फ टीका लगाने और मंदिर में बैठने और ये भजन कीर्तन करने से कोई व्यक्ति इस ग्राउंड का लाभ नहीं उठा सकता है। ये दिखाना जरूरी है कि किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में या साधु के किसी पंथ में वो स्वीकार कर लिया है, और दूसरा है जो उस संप्रदाय में यानी साधु बनने की जो प्रक्रिया विहित की गई है उसका सद्भाव पूर्वक वो पालन किया हो। तो दोनों चीजें होगी तभी ये रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। और लास्ट है मिसिंग फॉर 7 years। इसका तात्पर्य ये हुआ है कि विवाह के दौरान अगर कोई विवाह का एक पक्षकार लगातार 7 सालों तक लापता है तो ये ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स का। ये जो प्रावधान है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107 के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पक्षकार कोई व्यक्ति लगातार 7 सालों तक ना उसके बारे में कहा गया, ना जाना गया, ना सुना गया है, तो ऐसे स्थिति में उसको प्रिज्यूम डेथ मान लिया जाता है। ठीक वही ग्राउंड यहाँ शामिल किया गया है कि 7 सालों तक अगर लगातार कोई विवाह का पक्षकार लापता है तो ये ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स का। तो ये पूरा का पूरा जो ये डाइवोर्स का ग्राउंड है ये जो है ये फॉल्ट थ्योरी पर आधारित है। इसके अतिरिक्त 4 और ग्राउंड सेक्शन 13 सब क्लास 2 में बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पहला ग्राउंड है कि अगर प्री एट पॉलीगैमस मैरिज का मतलब होता है कि विवाह के 1955 में जब ये एक्ट पारित किया गया था तो उसमें कहा गया था कि अगर 1955 से पहले अगर कोई एक व्यक्ति चाहे तो एक पत्नी से ज्यादा रख सकता था, यानी न्यूमरस वाइफ रख सकता था। उन सभी पत्नियों को 1955 में अधिकार दिया गया, वो चाहे तो इस आधार पर अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है कि शादी के वक्त यानी 1955 में जब मैरिज हुआ था तो उसके पति के पास उसके अतिरिक्त भी कोई एक पत्नी थी। दूसरा ग्राउंड था अगर कोई महिला कोई स्त्री का पति रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी। रेप का मतलब होता है कि बगैर कंसेंट से किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, वो रेप की श्रेणी में आता है। सोडोमी और बेस्टिलिटी जो है वो पत्नी के साथ भी की जा सकती है और किसी और के साथ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पत्नी को अधिकार है कि अपने पति के खिलाफ वो डाइवोर्स का मुकदमा
फाइल कर सकती है। तीसरा है कि अगर पत्नी सेक्शन 1 to 5 ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के अंतर्गत अलग रहकर अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त कर रही है तो उसे डाइवोर्स का ग्राउंड, उसके लिए भी डाइवोर्स का ग्राउंड अवेलेबल था। और लास्ट था सेक्शन 13 सब क्लास 2 का सब क्लास 4, वो ये कहता है कि अगर विवाह के समय पत्नी की उम्र 15 साल से कम है तो उसे ये अधिकार है कि 15 के बाद और 18 से पहले वो कभी भी चाहे तो अपने पति से इस आधार पर डाइवोर्स ले सकती है कि एट द टाइम द मैरिज शी वाज बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। याद रखिएगा ये ग्राउंड मुस्लिम महिलाओं को भी है, लेकिन वहाँ पर दो अंतर है। मुस्लिम लॉ में ये आधार पति और पत्नी दोनों को मिला हुआ है। दूसरा जो अंतर है कि मुस्लिम लॉ में 15 साल के पश्चात कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, यानी शादी को कंज्यूमेट नहीं होना चाहिए, जबकि हिंदू विधि में चाहे वो 15 के बाद चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो चाहे ना किया हो, पत्नी को ये अधिकार मिलेगा। यानी कि 4 स्पेशल ग्राउंड है विच इज अवेलेबल ओनली टू द वाइफ, और 8 ऐसे ग्राउंड है जिससे पति और पत्नी दोनों को अधिकार है, और ये दोनों ही फॉल्ट थ्योरी पर आधारित है, यानी कि एक पक्षकार फॉल्ट करेगा और दूसरे को उसका लाभ दिया जाएगा।